भारतीय राजनीति में ऐसे कई सारे बाहुबली नेता हैं जो पहले तो जमकर क्राइम करते हैं और फिर उसके बाद अपने रसूख, पैसे और पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही 6 बार के विधायक और मायावती के सरकार में मंत्री रहे बाहुबली नेता की है, जिसने पहले तो अपने से आधे उम्र की एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर 3 बार प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसके साथ एक ऐसी काम को अंजाम दिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की। तो आखिर क्या है अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 1989 में पहली बार विधायक बने हुए अमरमणि त्रिपाठी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के राजनीति में बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। उनकी राजनीतिक दल इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो हर बार सरकार तो चुने ही जाते थे और सरकार बदलने के बावजूद भी ये हर पार्टी के मंत्रिमंडल रहा करते थे। दूसरी तरफ मधुमिता शुक्ला बहुत कम उम्र में ही कवि सम्मेलनों की पहली पसंद बन गई थी। अभी इनकी उम्र 20 वर्ष भी नहीं हुई थी, तभी इनके तीखे तेवर और मधुर कविताओं से लोग इन्हें काफी पसंद करने लगे थे। पहले तो मधुमिता शुक्ला अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे मंचों पर प्रस्तुति देकर करती थी, मगर जैसे जैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ती है इन्हें दूसरे राज्यों से भी बुलावा आने लगता है। इसी क्रम में साल 2000 में दिल्ली में आयोजित एक कवि सम्मेलन में मधुमिता शुक्ला को इनवाइट किया जाता है। हजारों के भीड़ के सामने कम उम्र की मधुमिता शुक्ला एक मजे हुए कवयित्री की तरह अपनी कविताएं पढ़ती है, जिसे सुनकर सभी दर्शक काफी आनंद लेते हैं। यहाँ मौजूद ऑडियंस में अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी भी मौजूद थी। अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी को कविताओं से काफी प्रेम था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब सावित्री मणि त्रिपाठी को ये मालूम पड़ती है कि मधुमिता शुक्ला भी लखनऊ की ही रहने वाली है, तब प्रोग्राम खत्म होने के बाद सावित्री मणि त्रिपाठी अपने 2 बेटियों के साथ खास तौर पर मधुमिता से मिलने जाती है और पर्सनली मिलकर मधुमिता की उत्साह भी बढ़ाती है। इतना ही नहीं, जब मधुमिता शुक्ला अपने घर वापस लखनऊ जाती है तब सावित्री मणि आकर अपने घर चलने की न्योता भी देती है। मधुमिता भी अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक कद से बखूबी वाकिफ थी, जिसके कारण अमरमणि त्रिपाठी के मां से मिलना मधुमिता के लिए काफी सौभाग्य की बात थी। इसीलिए अमरमणि त्रिपाठी के मां की न्योता को वह खुशी खुशी स्वीकार करती है और वादा करती है कि वह उनसे आकर जरूर मिलेगी। वादे के मुताबिक मधुमिता शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी के मां से मिलने के लिए जाती है। दोनों की पहली मुलाकात काफी शानदार गुजरती है। सावित्री मधुमिता के कविताओं से इतना ज्यादा इम्प्रेस होती है कि अब इन दोनों के घर आने जाने की सिलसिला लगी रहती है। इसी क्रम में जब एक दिन मधुमिता शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी के घर जाती है तब अमरमणि की नजर मधुमिता पर पड़ती है। अमरमणि भी मधुमिता के बारे में कई बार सुन चुका था और अमरमणि की मां भी मधुमिता के बारे में उससे कई बार बताई थी। इसलिए पहले ही मुलाकात में अमरमणि अपनी चुनावी भाषण के लिए मधुमिता से कुछ लाइन लिखने को बोलता है। अमरमणि के कहने पर तुरंत ही मधुमिता कुछ लाइन लिखकर अमरमणि को दे देती है और इस तरह अमरमणि और मधुमिता शुक्ला की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे इन दोनों को मिलना शुरू हो जाता है। दुनिया की नजरों में मधुमिता शुक्ला अमरमणि के लिए चुनावी भाषण तैयार करती थी। ये सब कुछ कई महीनों तक चलते हुए अब साल आ जाता है 2003। तारीख थी 9 मई। लखनऊ के निषादगंज इलाके के पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर 33/6 में मधुमिता शुक्ला अपने एक नौकर देशराज के साथ रहती थी। शाम का समय था। मधुमिता कुछ लिखने में लगी हुई थी, तभी उनके दरवाजे पर 2 लोग आते हैं। दोनों को देखकर मधुमिता शुक्ला अंदर आने को बोलती है और ये सब देखकर मधुमिता शुक्ला देशराज को किचन में जाकर चाय बनाने को बोलती है। देशराज किचन में चाय बना ही रहा होता है, तभी उसके कानों में गोली चलने की आवाज आती है। वह जल्दी से किचन से भागते हुए आता है। तब वह देखता है कि फर्श पर मधुमिता शुक्ला खून से तड़प रही है और जिस मेहमान के लिए वह चाय बना रहा था वह तेजी से घर का दरवाजा बंद करके मोटरसाइकिल से भाग रहा है। देशराज उन लोगों को भागते हुए देखकर जोर से शोर मचाने लगता है और मदद के लिए लोगों को पुकारने लगता है, मगर कोई भी उन दोनों को नहीं पकड़ पाता है। और दूसरी तरफ मधुमिता शुक्ला की डेथ
डेथ हो जाती है। देश राज ये सारी खबरें मधुमिता शुक्ला की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को बताता है। निधि ये पूरी खबर सुनकर तुरंत ही आ जाती है और इस हत्या की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगभग 7 बजे दे दी जाती है। हत्या की खबर सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है, मगर कुछ पुलिस वाले तुरंत उस स्थान पर पहुंचते हैं। तब सब कुछ साफ हो जाता है कि यह हत्या लूटपाट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि बिल्कुल नजदीक से मधुमिता को गोली मारी गई है। मौके पर कई पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं और इस मामले की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले मधुमिता की कमरे की तलाश लेते हैं, जहां पर से पुलिस वालों को एक मोबाइल फोन और मधुमिता की कुछ पर्सनल डायरी मिलती है। घर से कुछ सबूत को जब्त करने के बाद जांच के लिए आगे भेज दिया जाता है और जब अगले दिन मधुमिता की पोस्टमार्टम होती है, तब एक खबर आती है कि अमरमणि त्रिपाठी अपने कुछ सहयोगियों के साथ अस्पताल में जाते हैं और पोस्टमार्टम होने तक वहीं पर रुकते हैं। अमरमणि को ऐसा करने की पीछे की वजह ये बताई जाती है कि निजी तौर पर अमरमणि की मां मधुमिता को पसंद करती थी और इसके अलावा मधुमिता खुद ही अमरमणि के लिए काम करती थी। इसीलिए अमरमणि परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रूम तक आते थे। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता की शव को उसके गांव के लिए रवाना कर देते हैं। लखनऊ से मधुमिता शुक्ला के घर लगभग 140 किलोमीटर थी, जिसमें से लगभग 110 किलोमीटर लोग तय कर चुके थे। गांव में अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। तभी लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को एक गुप्त जानकारी मिलती है कि कैसे भी करके पुलिस वालों को भेजकर तुरंत ही मधुमिता के शव को वापस फिर से लखनऊ लाया जाए। दरअसल जब मधुमिता शुक्ला की मोबाइल फोन और डायरी की जांच की जाती है, तब शुरुआती लाइन में ही मधुमिता अपने गर्भवती होने की बात लिखी हुई थी। इसके अलावा इस डायरी से ये भी बातें मालूम चलती है कि पिछले कई सालों से अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला रिलेशनशिप में थे। एसएसपी अनिल अग्रवाल तुरंत ही इन सारी घटनाओं के बारे में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला से बात करती है। निधि ये कंफर्म करती है कि मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी काफी दिनों से रिलेशनशिप में थे और ये तीसरी बार है जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई है। इसके पहले 2 बार मधुमिता की अबॉर्शन करवा दी गई थी। इसकी भी जिक्र मधुमिता के लिखे इस डायरी में मिलती है। पुलिस वालों को तुरंत ही ये बात मालूम पड़ जाती है कि अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता की अंतिम संस्कार उसके हमदर्दी से नहीं बल्कि अपना गुनाह छिपाने के लिए कर रहा है। इसलिए एसएसपी अनिल अग्रवाल तुरंत ही मधुमिता के शव को वापस लखनऊ लाने के लिए बोलते हैं कि वास्तव में मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट है या नहीं, और अगर मधुमिता प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का पिता कौन है। इसके बाद अनिल अग्रवाल के कहने पर बड़े ही गुपचुप तरीके से फिर से मधुमिता के शव को वापस लखनऊ लाया जाता है और शुरुआती जांच में ये कंफर्म हो जाता है कि मधुमिता शुक्ला 7 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कहीं भी जिक्र नहीं की गई थी, क्योंकि वहां पर मौजूद अमरमणि त्रिपाठी इस तथ्य को पहले ही अपने दबाव डालकर छुपा दिए थे। अब एसएसपी अनिल अग्रवाल अपने सामने ही मधुमिता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का सैंपल कलेक्ट करते हैं ताकि इस बात की जानकारी मिल सके कि आखिर इसका पिता कौन है। जैसा कि मधुमिता के डायरी में अमरमणि त्रिपाठी के जिक्र बच्चा के पिता के तौर पर किया गया था, इसलिए सभी कागजी कार्रवाई करने के बाद अमरमणि त्रिपाठी का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है और जब कुछ दिनों के बाद इस जानकारी की रिजल्ट आती है, तब ये कंफर्म हो जाता है कि मधुमिता के गर्भ में पल रहे बच्चे की बाप कोई और नहीं बल्कि अमरमणि त्रिपाठी है। इस सब के बावजूद भी शुरुआती बयान में ही मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी पर अपनी बहन की हत्या की एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करती है। निधि के मुताबिक अमरमणि ने मधुमिता से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए हुए थे। पहले 2 बार जब मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट हुई थी, तब किसी तरह करके अमरमणि त्रिपाठी ने अबॉर्शन करवा दिया था, मगर तीसरी बार मधुमिता शुक्ला अबॉर्शन करवाने से मना कर देती है। इस पर अमरमणि त्रिपाठी अपना गुनाह छिपाने के लिए मधुमिता की हत्या कर देता है। निधि के दिए गए शुरुआती बयान से
अमरमणि त्रिपाठी या उसके परिवार को किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जाता है और न ही किसी का नाम FIR में दर्ज किया जाता है। मगर जब DNA रिपोर्ट आ जाती है तब इस मामले को लखनऊ के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। लखनऊ क्राइम ब्रांच के तत्कालीन SP राजेश पांडे इस केस की पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि तत्काल ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती थी और मायावती के सरकार में अमरमणि त्रिपाठी मंत्री रहा करते थे। मायावती पर आरोप लगने लगते हैं कि वह अमरमणि त्रिपाठी को बचाने के लिए अधिकारियों को ट्रांसफर करवा रही है। इस मामले की जांच के लिए लगातार CBI को सौंपने की बात कही जा रही थी, मगर मायावती इस केस को CBI तक नहीं पहुंचने देती थी। हालांकि जब जोर ज्यादा बढ़ने लगता है तब वह इस केस को CID को सौंप देती है। मामले को अपने हाथ में लेने के बाद CID के अधिकारी इस केस की जांच शुरू कर देते हैं, मगर यहाँ भी कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिलती है। दरअसल जब CID के 2 अधिकारी इस केस को ईमानदारी से जाँच करने लगते हैं और पूछताछ के लिए अमरमणि त्रिपाठी के घर जाते हैं, तब उन अधिकारियों को भी मायावती के सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद जनता द्वारा मायावती पर ये इल्जाम लगने लगती है कि ये अमरमणि त्रिपाठी को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब हंगामा ज्यादा बढ़ती है तब मायावती अमरमणि त्रिपाठी को मंत्री पद से हटा देते हैं, मगर इसके बावजूद भी इस केस में कोई भी तेजी देखने को नहीं मिलती है। इसी बीच निधि शुक्ला अपने बहन को न्याय दिलाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात करती है तथा उनसे इस मामले की जांच CBI द्वारा करवाने की मांग करती है। कथित तौर पर अब मायावती इस केस को CBI के हवाले सौंप देती है और जब CBI इस केस की जांच करती है तब कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद सभी सन्न रह जाते हैं। दरअसल इस हत्या में केवल अमरमणि त्रिपाठी का ही हाथ नहीं था, बल्कि पूरी साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दी गई थी। CBI की जांच में ये सामने आती है कि पहले तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की मुलाकात यूं ही होती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और अमरमणि शादीशुदा होने के बावजूद भी मधुमिता शुक्ला से शादी की वादा करके शारीरिक संबंध बनाने लगता है। पहले जब मधुमिता शुक्ला 2 बार प्रेग्नेंट होती है तब अमरमणि के कहने पर अबॉर्शन करवा लेती है, मगर जब वह तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है तब वह अबॉर्शन के लिए राजी नहीं होती है और अमरमणि पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। और दूसरी तरफ इस बात की भनक अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुबनी त्रिपाठी को भी लग जाती है कि अमरमणि का चक्कर मधुमिता से चल रहा है और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ होती है, मगर अमरमणि अपने पत्नी की आरोपों पर बोलता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी मधुमणि को यकीन नहीं होता है और वह अपने भतीजे को अमरमणि त्रिपाठी पर नजर रखने को बोलती है। हमेशा की तरह जब एक दिन अमरमणि मधुमिता से मिलने के लिए जाता है तब इस बात की खबर मधुमणि के भतीजे उसे दे देती है। मौके पर पहुंचकर मधुमणि अमरमणि और मधुमिता शुक्ला को रंगे हाथ पकड़ लेती है और जब अमरमणि अपनी पत्नी के द्वारा पकड़ा जाता है तब वह अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताने लगता है, जिसके बाद मधुमणि बोलती है कि अगर मधुमिता को रास्ते से हटा दिया जाए तब पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। इसी के बाद मधुमिता की कत्ल करने के प्लान में 2003 में मधुमणि अपने भतीजे रोहित से मिलती है और रोहित मधुमिता को खत्म करने का काम संतोष राय नामक एक व्यक्ति को देता है। इसके बाद ये तीनों आपस में मिलते हैं और मधुमणि संतोष को बोलती है कि इस काम में जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी, मगर ये काम पूरी सफाई से हो जानी चाहिए। इसी के बाद 9 मई 2003 को संतोष अपने एक फ्रेंड के साथ मधुमिता के घर जाता है और मधुमिता से थोड़ी देर बात करने के बाद मधुमिता को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। और फिर इस पूरे खुलासे के बाद 23 सितंबर 2003 को अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सभी पर हत्या के आरोप दर्ज किए जाते हैं। अमरमणि को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, मगर कुछ ही हफ्ते बाद उसे हाई कोर्ट से बेल भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस पूरे केस में पावर और पैसे का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया जाता है कि इस केस में जितने भी गवाह थे वो सभी मुकरने लगते हैं और इसके अलावा इस केस को नया मोड़ देने की भी कोशिश की जाती है।
और अमरमणि त्रिपाठी के पक्ष की तरफ से एक फर्जी कागज बनाते हुए बोला जाता है कि मधुमिता शुक्ला 2002 में ही IIT कानपुर के एक छात्र से शादी कर चुकी थी। अमरमणि के तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि मधुमिता शुक्ला दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके लिए BSNL के आदमियों के साथ मिलकर फर्जी CDR बनवाया जाता है और उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है, मगर आगे चलकर ये सभी आरोप फर्जी साबित हो जाते हैं। भले ही एक के बाद एक सभी फर्जी आरोप खत्म हो रहे थे, मगर अमरमणि पर अभी भी कोई भी आंच नहीं आई थी और वह फ्री से घूम रहा था। इसी के बाद निधि शुक्ला इस केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है और इस पूरे मामले को उत्तराखंड को सौंप दिया जाता है और अमरमणि त्रिपाठी की जमानत भी रद्द कर दी जाती है। इसके बाद उत्तराखंड में इस केस की सुनवाई जारी होती है और अमरमणि पर लगाए गए सारे आरोप सच साबित होते हैं। इस कारण 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और उसके साथ 6 लोगों को आरोपी माना जाता है और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद इन सभी को उत्तराखंड के जेल में डाल दिया जाता है, मगर 2012 में इन सभी को गोरखपुर के एक सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कमाल की बात तो ये होती है कि अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में आने के बाद कुछ ही समय तक जेल में रहता है और बीमारी की बहाना बनाकर खुद को एक अस्पताल में ट्रांसफर करवा लेता है और मधुमणि भी बीमारी की आधार बनाकर उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। 2013 में अमरमणि त्रिपाठी और सभी आरोपी अखिलेश यादव के सरकार में रिहा की मांग करते हैं, मगर अखिलेश यादव के द्वारा इस मांग को नकार दिया जाता है। इस कारण अमरमणि त्रिपाठी कभी जेल तो कभी अस्पताल में ही रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 तक अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल और जेल में ही रहता है, मगर 2023 के अगस्त महीने में योगी आदित्यनाथ के सरकार में अच्छे व्यवहार के कारण अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी को आखिरकार रिहा कर दिया जाता है और इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं और दूसरी तरफ निधि शुक्ला अपनी बहन की इंसाफ के लिए लड़ रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।